जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है आजकल पीटीआई की, उसके ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस पे, उन्होंने कौन कौन सी ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत खुश है, या कौन कौन से ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान है। इसके बारे में बात करेंगे, कुछ उनके मिनिस्टर्स की बात करेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। और आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर फ़खर यूसुफजई ने। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले फ़खर, क्या अपडेट्स है आपके पास पीआईए के पायलट्स के हवाले से, जो उनके मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब अपने ही दिए हुए बयान से अब मुकर गए हैं और बकौल उनके जी मैंने माफ़ी मांग ली है और मुझसे गलती हो गई। लेकिन बात यह है कि रिज़ाइन करने का यहाँ कोई रिवाज नहीं है। ना सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट, इससे पहले भी हम देखते रहे हैं जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी भी मिनिस्टर ने कभी रिजाइन नहीं किया अपनी गलती पे। शेख रशीद साहब हर दफा ये दावा करते हैं कि जी अब अगर कोई रेलवे में कोई हादसा हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन वो भी अपनी सीट पे उसी बेशर्मी के साथ जमे हुए। थैंक यू वेरी मच आरजू। सबसे पहले तो ये है कि मैं शुरू में ये बात कर दूं कि हमारे पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, जिनको हम यूटीए कहते हैं पाकिस्तान में, बड़े मशहूर। अब तो खैर हमारे साथ हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में लोगों को भी पता है कि यूटीए क्या है। तो वो तो बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इन चीजों को वो डिफेंड करने में लगे होते हैं कि यार ऐसा नहीं है वो, क्योंकि गुलाम सरवर खान साहब का तो मतलब ये था ही नहीं। जो कहना चाहते थे वो कुछ और था। वो शायद अल्लाह को पता होगा या फिर उनको पता होगा। हमने तो जो सुना, जो देखा, हम तो उसी पे बात कर रहे हैं। और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो हालत हुई, पीआईए पहले भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पीआईए की कोई बहुत अच्छी हालत थी, लेकिन पीआईए की फ्लाइट्स अराउंड द वर्ल्ड लोग उससे फायदा उठाते थे। बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज उनको एक अच्छा सफर में कहूंगा, कम पैसों में उनको अवेलेबल था। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत ज्यादा गल्फ कंट्रीज में हमारे जो लोग काम करते हैं उनको। तो वो चीज तो मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह से इस हुकूमत ने बड़े कामयाबी के साथ, इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसको, मैं कहता हूं, दबो के रख दिया, लेटा बिठा के रख दिया, खत्म कर दिया उसको। और बड़े जबरदस्त अंदाज में, जबरदस्त अंदाज कहने का मतलब मेरा ये है कि उसको साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कारनामा कोई और नहीं कर सकता था। भाई 75 ईयर की हिस्ट्री है पीआईए, शायद मतलब 50 साल या 60 साल से पाकिस्तान में बनी होगी, जितना भी अरसा हुआ है। तो कहते कि ये कारनामा कोई और नहीं कर सका। बिल्कुल खान साहब से, ये इमरान खान साहब से, गुलाम सरवर खान साहब से और जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे जो है स्पोक्स पर्सन है, मतलब सैकड़ों के हिसाब से, उन सबको मैं सल्यूट करता हूं कि भाई आपने जो कारनामा किया है वो कोई और नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी को हमारे यहाँ बहुत गालियां पड़ी 2008 से 2013 तक, वो ये कारनामा नहीं कर सके। मुशर्रफ साहब ये कारनामा नहीं कर सके, जो डिक्टेटर के तौर पे आए थे और नवाज शरीफ को घर भेजा था, वो ये कारनामा नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की 2013 से 2018 तक, उनकी हुकूमत रही और बड़ा मतलब बड़ी गालियां भी बेचारे को पड़ती थी, लेकिन वो मियाँ साहब मतलब फेल हो गए। जरदारी साहब इतने बड़े पॉलिटिशियन है, वो फेल हो गए। मतलब अपने आप को बड़ा सियासतदान कहते हैं। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है भाई। आप इमरान खान साहब जैसा सियासतदान पाकिस्तान में न आया था, न आया है और न आएगा इंशाल्लाह। तो ये सारे कारनामे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किए। और बात हो रही है गुलाम सरवर खान साहब की। गुलाम सरवर खान साहब एक बहुत बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। यकीन करें, मैं बड़ी मतलब एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन हर किसी का अपना एक काम होता है। आरजू, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिज्म की फील्ड के एक्सपर्ट है, आपको इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का भी पता होगा, आपको प्रोपेगेंडा न्यूज का भी पता होगा, आपको ये भी पता चल जाता होगा कि कोई एंकर अगर किसी चीज पे शो कर रहा है तो उसका एंगल क्या है। क्या वो पाकिस्तानी नेशन के फेवर में ये चीज बोल रहा है या किसी और को फेवर देने के लिए ये चीज बोल रहा है। तो ये, क्योंकि हमारा काम यही है, सुबह दोपहर शाम रात जिस वक्त भी देखें हम इसी चीज में लगे होते हैं। तो ये हमारा काम है। इसी तरह गुलाम सरवर खान साहब बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, जोड़ तोड़ के बादशाह मैं उनको कहता हूं। चौधरी जो निसार अली खान साहब थे, उनका भी उस इलाके में टैक्स ला और ये एरिया इनका हल्का है, बड़ा एक स्ट्रांग वोट था।
उनको ये हरा के 2 सीटों पे ये आए हैं। तो मैं कहता हूँ एज ए पॉलिटिशियन मैं उनको बिल्कुल कदर की निगाह से देखता हूँ, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन एज ए एविएशन मिनिस्टर वो फेल हुए और बहुत बुरी तरह फेल हुए। बल्कि सिर्फ खुद फेल नहीं हुए, अगर मैं किसी क्लास में, मैं किसी पेपर में फेल हूँ, किसी सेमेस्टर में फेल हूँ, तो मेरा इंडिविजुअल नुकसान है। मेरी यूनिवर्सिटी का, मेरी फैमिली का शायद उस तरह का नुकसान नहीं है जो डायरेक्टली मेरा है। लेकिन अगर मैं अपने साथ अपने घर वालों को, अपने खानदान को, अपने गांव को, अपने इलाके को साथ दबो के रखूंगा, तो वो नुकसान जो है ना वो बड़े मतलब मास लेवल पे चला जाता है। तो जो गुलाम सरवर खान साहब ने नुकसान किया, ये कहानियां भी मतलब बहुत सारे वजीर अभी भी डिफेंड करें। इवन इमरान खान साहब खुद उनको कैबिनेट मीटिंग में कहते कि नहीं ये आपने कोई गलत काम नहीं किया। फ्लोर ऑफ द हाउस उनको डिफेंड करने की वो कोशिश, नाकाम कोशिश करते हैं कि नहीं गुलाम सरवर खान साहब ने तो वो चीज की कि जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। खान साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको इन्वेस्टिगेट करना था मसले को। आपने कहा कि लोग जाली लाइसेंसेस लेके वो घुसे हैं पीआईए में या किसी भी एयरलाइन के अंदर। दुनिया में बहुत सारी, क्योंकि एविएशन की बहुत बड़ी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है दुनिया की, तो उसमें दुनिया भर से पायलट्स आते हैं। पाकिस्तान के पायलट्स हैं, हिंदुस्तान के पायलट्स हैं, बांग्लादेश के पायलट्स हैं, बाकी दुनिया के पायलट्स इवन हमारे यहाँ एयरलाइंस में मुख्तलिफ कंट्रीज से काम करते हैं। ये कोई मतलब अनहोनी बात नहीं है। लेकिन आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ 40% जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस फेक है। ठीक है सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया। उसके बाद आपने एक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये कल एक आर्टिकल था, इस पे मेरे ख्याल लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन उसमें मैं एक चीज जो मैंने पॉइंट देखा, खुर्रम हुसैन साहब हमारे डॉन के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, इकोनॉमी वगैरह और इस तरह की चीजों पे बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा था द फेकनेस ऑफ इट ऑल के नाम से, और उसके एक छोटा सा एक पैराग्राफ में मतलब आपको पढ़ा के सुना दूं। How is the CAA, yani Civil Aviation Authority, blaming the media for the fact that it is counterparts around the world are demanding answer from it? गुलाम सरवर खान साहब और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वजीर हैं, अब क्योंकि उनसे चीज संभाली नहीं जा रही, उनको पता कि यार गन तो कर लिया और ऐसा कर लिया कि मतलब अब समझ नहीं आ रही कि किधर से इसको हमने साफ करना है, लेफ्ट से हो जाए, राइट से हो जाए, फ्रंट से हो जाए, बैक से हो जाए। तो ये चीज अब उनके पड़ी है गले। ठीक है, जिस चीज को वो बड़ा बड़ा चलाकर पेश कर रहे थे कि भाई हमने तो आपका मसला हल कर दिया कि फेक पायलट्स और इसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। पायलट का एक प्रोसीजर मौजूद है पूरी दुनिया में। जो हर 6 महीने के बाद हर पायलट का जो लाइसेंस होता है, अगर मैं एज ए पायलट लाइसेंस रखता हूँ, कमर्शियल पायलट की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकायदा मेरे उनके मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज होते हैं, वो पायलट्स को क्लियर करने होते हैं। अगर वो नहीं करेगा, ये कोई ऐसा नहीं, कोई ये बस ड्राइवर नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में डाइवो सर्विस एक चलती है, कोरियन कंपनी है। आप मुझे उसमें बता दे कोई ड्राइवर, बिलीव मी, उनके साथ में एक मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने किया, तो मुझे वहां पे पता चला कि उनकी जो रोड होस्टेसेस होती है उनको कितनी ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि एक बहुत मामूली सी कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी, उनके ड्राइवर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि कौन सा ड्राइवर होगा, वो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, उसकी आईसाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी फिजिक कैसी होनी चाहिए, उसके पास लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, उससे टेस्ट किस तरह का लिया जाएगा। और हाँ, मतलब ये सारी चीजें उसके ये प्रोसीजर में शामिल है। 8 घंटे से ज्यादा वो गाड़ी नहीं चलाएगा। 8 घंटे के बाद वो जिस स्टॉप पे पहुंचेगा, वहां फ्रेश ड्राइवर उस गाड़ी में बैठेगा और वो गाड़ी, अगर इस्लामाबाद से लोग कराची जा रहे हैं तो वो चीज हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है एक छोटी सी कंपनी के लिए। और मतलब पीआईए एक जिसे कहते हैं कि 1975 से 1980 तक, आरजू ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है कि ये एयरलाइन दुनिया का मतलब फर्स्ट अवार्ड, टॉप एयरलाइन का अवार्ड नंबर 1 का ये जीत चुका है। ये मौजूद है, गूगल के ऊपर लोग सर्च कर ले जो मर्जी के दे। उसके बाद अगर हम आते हैं, आज हमें एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में शामिल है। शायद 3-4 एयरलाइन है जो बड़ी एयरलाइन में शुमार होती है, और उनका ऑपरेशन जो है वो मेरे ख्याल से 200 मोर देन 200 उनके पास अपने प्लेन्स मौजूद है, जिसमें टर्किश एयरलाइन है, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन है, जिसमें आपका सिंगापुर एयरलाइन है, ये ताइज वगैरह, ये तो मतलब बाद में आते हैं, लेकिन ये भी बड़ी एयरलाइन में इनका नाम आता है। इन एयरलाइंस को इत्तेहाद तक को पाकिस्तान पीआईए ने बनाया। बाकायदा इनके जहाजों की ओवरहालिंग हमारे कराची के यहाँ जो हमारा इंजीनियर
जो इंजीनियरिंग क्योंकि डिपार्टमेंट है वहां पे के होता पायलट तो हमेशा से बड़े अच्छे पायलट के तौर पे मशहूर थे। लेकिन एक बात और मुझे फखर बताइए कि सिर्फ पीआईए की बात नहीं है। इस गवर्नमेंट को अगर हम देखें और हम बिल्कुल एक तरह से एज अ जर्नलिस्ट देखें, वैसे तो खैर मुझे मालूम है कि इस वीडियो के बाद बहुत से यूटीए निकल आएंगे और उन्होंने जो है वो हर तरह की हमें वहाँ पे ट्वीट्स करनी है ट्विटर के ऊपर। जो आप पिछले दिनों देख ही रहे हैं कि बहुत दफा मार जान से मार देने की भी ट्वीट्स आ रही हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने सिर्फ पीआईए नहीं, तकरीबन हर इदारे का पट्टा बिठा दिया इन्होंने एक तरह से, अगर आप देखें। अब शुगर माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, ये माफिया, वो माफिया, इनके एटीएम कार्ड जहांगीर तरीन कहाँ है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बता रहा किधर गए। इन्होंने किस तरह से जुल्फी बुखारी को आगे लेकर आए हैं और किस तरह से उसको देते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक एटीएम कार्ड ही है इनके लिए। किस तरह से आगे उसको लेकर आए हैं वो सबके सामने है। असद उमर एक जहां पहले जॉब करते थे वहां पे अपनी काबिलियत की वजह से नहीं थे, वहां से वो अपने फेल होने की वजह से निकाले गए हैं। ये बात सबको पता है कि असद उमर को भी कोई काम काज आता नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के हवाले से भी जो ट्वीट्स लगा रहे हैं उस पर भी उनका मजाक बन रहा है। इनके एडवाइजर्स अजमल वजीर, यानी आप सोच नहीं सकते कि कोई ऐसी कोरोना वायरस एक ऐसी वायरस आपको मालूम है पूरी दुनिया में फैली है कि सब लोग परेशान है। उसके फंड में से भी जो है वो चोरी कर रहे हैं, उसके कमर्शियल में से भी 12% जो है वो रख रहे हैं। और बेगैरती से मैं कहूंगी, या बेगैरत से सुबह भी मैं सोच रही थी कि बेगैरत का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होता है, लेकिन होता है। तो बड़ी बेगैरती के साथ वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और इनके यहाँ हर तरह के चोर उचक्के बैठे हुए हैं। और पीटीआई अपने आप को बहुत बड़ा चेंज बता रही है और इनके यूथिये जो सोशल मीडिया पे हैं वो किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, एक छोटी सी बात मैं उसमें एविएशन वाले में शामिल करता चलूं, क्योंकि बात बहुत पहले लंबी हो गई है उस हवाले से। उसमें एक बात ये भी है कि मलबा मीडिया पे डालने से बेहतर ये है कि सिविल एविएशन में जिन जिन लोगों ने लाइसेंसेस दिए, आपको उसके ऊपर कोई मतलब डाउट्स हैं तो आप उनसे इन्वेस्टिगेट करें, उनके नाम सामने लेके आए। पीआईए को तो आपने गंदा कर दिया, गंदा क्या कर दिया, बिठा के रख दिया, उसको लिटा के रख दिया। तो अब आपको चाहिए कि सिविल एविएशन में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, आखिर लाइसेंस तो मैं तो नहीं दे सकता ना मेरे सिग्नेचर से लाइसेंस इशू हो सकता है। मैं तो किसी मोटरसाइकिल वाले को लाइसेंस नहीं दे सकता, आप नहीं दे सकती। मतलब एक अथॉरिटी मौजूद है, अगर अथॉरिटी मौजूद है तो उसमें लोग भी होंगे। अगर मुझे 2008 में लेट सपोज लाइसेंस मिला तो 2008 में कौन था उसका हेड, उसके बाकी जो लोग होते हैं, जो ये अथॉरिटी होती है। मतलब हम जाते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए जाते हैं तो हमारे आई साइड को सारी चीजों को लोग चेक करते हैं। आप भी जाती होंगी, मैं भी जाता हूं। जब उसके 3 साल के बाद हम रिन्यूअल करते हैं तो ये सारे प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं। अब वहां पे जिस बंदे का स्टैंप लगा होगा, वो एसपीओ या एसएसपीओ या जो भी एक छोटी सी चीज है ना, हम अपनी पर्सनल गाड़ी के ड्राइव करने के लिए वो लाइसेंस यूज करते हैं। हम कोई उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज भी नहीं करते, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए वो लाइसेंस हमारा इस्तेमाल होता है। उसके बावजूद ये पूरा प्रोसेस होता है। तो एक पायलट का लाइसेंस जिस बंदे ने दिया, क्या वहां उसका रिकॉर्ड नहीं है मौजूद? आपने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। वजह, इस वजह से ये शकूक शुबहात जन्म लेते हैं। फिर जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अलावा बहुत सारे इदारों के, हमारे ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो वो नाराज होते, कहते हैं यार ये मुल्क की मुफाद में बात नहीं करते, ये मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। हालांकि भाई मुल्क के खिलाफ क्यों बात करेंगे, मुल्क के खिलाफ तो काम आप लोग कर रहे हैं। मेरे मेरे मतलब एक छोटी सी बात से, जिसको कहते हैं कि मुझे मतलब कितने लोग मुझे जानते होंगे, एक मतलब जिसे कहते हैं आम सा छोटा जर्नलिस्ट हूं मैं, कितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंची होगी। भाई अगर मतलब मेरी बात करने से जलजला आता है तो आपकी बात से तो मैं कहता हूँ दुनिया हिल जानी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो पावर है, आपके पास जो अथॉरिटीज है, उससे तो ये हो सकता है। अब आते हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर। आपने बात की कि भाई हमारे असद उमर साहब ये बड़े मतलब अरस्तु के नाम से वो मशहूर है, अरिस्टोटल। जिनको अरस्तु का नहीं पता तो अरिस्टोटल के नाम से बड़े मतलब फेमस है वो पाकिस्तान में। लेकिन वो अरिस्टोटल काम की वजह से नहीं, बातों की वजह से है। काम अभी तक उनका हमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई इन 2 सालों में कि भाई उसने कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई चीज डिलीवर की हो। वो पहले भी इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए, चलो अपोजिशन में थे, इस वक्त वो इलेक्ट हुए इस्लामाबाद से एक दफा, फिर
मैं इस इस्लामाबाद में रहता हूँ, इसके कोने कोने से वाकिफ हूँ और एज ए एक्टिविस्ट में काम करता हूँ मुख्तलिफ चीजों के ऊपर। एक छोटी सी चीज, यहाँ के तकरीबन 75% जो पार्क हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, वजह क्यों? मतलब उजाड़ पड़े हुए बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े पार्क, बड़े खूबसूरत किस्म के पार्क, ठीक है, उसका कोई और लुक आफ्टर नहीं है, उसके बाउंड्री वाल्स, उसकी ग्रिल्स वगैरह टूटी हुई है, क्यों नहीं करते एक्शन? आवाम को डिलीवर करे ना। मैं छोटे से लेवल स्केल से स्टार्ट करूं, मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा कि यार आईएमएफ के साथ ये करे और वर्ल्ड बैंक के साथ ये करे और अमेरिका के साथ ये करे और कनाडा के साथ ये करे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं छोटे से स्केल की बात कर रहा हूं कि सीडीए को तो कम से कम आप सीडीए के चेयरमैन को, सीडीए के मेयर को, सीडीए के जो डायरेक्टरेट्स हैं इससे आर्टिकल्चर के, उनसे तो आप कम से कम पूछ सकते हैं। इस्लामाबाद की जो लाइट्स है, जो रोड लाइट्स हैं, उसकी क्या हालत है? क्या नहीं पता इनको? ये नहीं ट्रेवल करते इस्लामाबाद के अंदर तो कम से कम ये फिरते होंगे, दिन को भी फिरते होंगे, रात को भी फिरते होंगे। लाइट्स ऑफ होती है रोड की, कभी पूछा इन्होंने कि क्यों है? वजह क्या है? इस्लामाबाद ऐसा नहीं था। मेरा बचपन इस शहर में गुजरा है, मैं स्कूलिंग मेरी इस शहर की है, मुझे पता है कि ये कैसा शहर हुआ करता था। बिलीव मी, मैं अपने गांव को कहता हूं कि बड़ा एक सुकून होता था और इस्लामाबाद आके मुझे उसी तरह का सुकून मिला करता था। अब तो कुछ पता नहीं है। ये असद उमर साहब का कारनामा एक छोटे से लेवल पे मैंने बात की। फिर आपने बात की उनके कारनामों की कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 को आजकल वो बड़े अपने सक्सेस कह रहे हैं और ये मिसालें दे रहे हैं कि भाई हमारे स्मार्ट लॉकडाउन को वेस्टर्न वर्ल्ड ने उठाया है, अमेरिका ने, यूके ने, यूरोप ने, पता नहीं किस किस मुल्कों ने उठाया, शायद इंडिया ने नहीं उठाया, बाकी सारी दुनिया ने उठा लिया। क्योंकि वो लाजमी सी बात है, हम मतलब वो क्या कहते हैं उनको, वो दुश्मनी वाली बातें होती है, तो शायद इसलिए उन्होंने नहीं उठाया कि यार हम पाकिस्तान का ये प्लान नहीं उठाएंगे, बाकी सारी दुनिया ने उठा लिया। स्मार्ट लॉकडाउन, उसकी वजह से इतना फर्क पड़ा है कि केसेस बिल्कुल मतलब समझ लो हम जीरो की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, आपने पहले महीना पहले कितने आप टेस्ट करते थे और आज आप जुलाई मिड में कितने टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट आप करते नहीं है और बात कह रहे हैं कि हमारे पास कोविड-19 के जो पेशेंट्स है वो कम हो रहे हैं और ये हमारी बड़ी सक्सेस है। ये ड्रामाबाजी ना क्या करें असद उमर साहब। आप ठीक है, मतलब जैसे भी हैं, काम शाम आपको अगर नहीं आता ना आता हो, लेकिन कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे हैं ना। इतना तो थोड़ा बहुत तो मतलब यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ से सुना है कि आप पढ़े हुए हैं। जुबैर उमर साहब के आप भाई हैं और फादर आपके मतलब आर्मी के जनरल, रिटायर्ड जनरल थे, तो कम से कम इतना तो होगा ना। क्या समझ रहे कि मतलब ये सारे जो 22 करोड़ अवाम है क्या बिल्कुल ही बेवकूफ बैठे हुए? किसी को कुछ नहीं पता हुआ कि आप क्या बातें कर रहे हैं, या किसी को जिसे कहते हैं कि ना कोई अखबार पढ़ता है, ना कोई टीवी देखता है, ना कुछ और काम होता है। ये बात हो गई। फिर आप आए, मतलब आपने कहा कि जी शुगर बहरान, आटा बहरान, पेट्रोल बहरान, बिजली, मैं किस किस बहरान का नाम लूं? और मेडिसिन भी नहीं मिल रही हैं फखर, जिसपे मैंने एक ट्वीट लगाई थी तो हमारे कई मीडिया के साथी जो हैं वो उस पर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, और अब वो शर्मिंदा भी नहीं है अपने झूठ पे, जो इनका साथ देते हैं, जिनको हम यूथिया बोलते हैं, जैसे कहना चाहिए कि वो बहरान भी अभी चल रहा है मेडिसिन का। मैं कह रहा हूं कि मेडिसिन, आटा, चीनी, मतलब बाकी खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, बिजली, ये सारी, और बेरोजगारी, ये 7 जो बॉम्ब्स है ना, ये मतलब रोजाना पट रहे हैं, डेली के हिसाब से पट रहे हैं। कल इनके एक पैराशूट तर्जुमान है शहबाज गिल साहब, जो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी 2018 इलेक्शन से पहले। एक हमारे एक मीडिया का एक वो था डेटा एनालिसिस के हवाले से, वर्कशॉप था इधर इस्लामाबाद में, तो वहां पहली दफा ये साहब जो है ये वहां नमूदार हुए थे, होंगे पहले से, लेकिन मेरी मुलाकात इनसे वहां पे हुई थी, तो वहां पे भी अपनी मतलब जो है ना फिलोसफी, एज ए फिलोसफर बड़ी बड़ी बातें मतलब उस वक्त ये कर रहे थे। 2018 मई की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2 महीने पहले इलेक्शन से, वहां पे भी इन्होंने बड़ी लंबी लंबी ये छोड़ रहे थे। तो मैंने कुछ इनसे सवालात किए वहां पर, तो वो थोड़े से मतलब जिसे कहते हैं कि जैसे ना हाइपर हुए। तो मैंने कहा सर बात है तो आप कहते जी मैं तो अमेरिका से आया हूं, तो मैं डॉक्टर हूं। मैंने कहा यार आप डॉक्टर हैं या आप कंपाउंडर हैं या आप कुछ और है, मुझे क्या पता, इससे मैंने क्या लेना देना। आपने बात की, सवाल करना, सवाल उठाना, ये मेरा मतलब मैं राइट भी कहता हूं और मेरा काम भी है, मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है एज ए जर्नलिस्ट। तो ये वो आदमी है। उसके बाद खैर ये पंजाब के तर्जुमान बने, पंजाब से फिर लोग वहां पे भी हर कोई मतलब ये कुर्सी के पीछे तो आपको पता ही है कि सारे लगे, फयाजुल हसन चौहान भी दूसरे तीसरे, हर कोई एक दूसरे की टांगे खींच रहा, तो वहां से इसको ना किक आउट करके ना भेज दिया। कुछ दिन ये बेचारे बेरोजगार है, बड़े मतलब परेशान थे ये, यार मैं तो अमेरिका से पाकिस्तान आया हूँ, तो मैं तो इस चक्कर में आया था कि खान साहब की हुकूमत आएगी और फिर वहां पे मैं पैराशूट तर्जुमान बनूंगा। तो खैर यहाँ पे फिर उनको खान साहब को शायद उनकी कोई मतलब रोना धोना पहुंचा है, तो उन्होंने कहा यार इतने सारे लोग कहा हैं, इतने बड़े बड़े नालायक बैठे हुए, तू भी सही। एक और उसके बाद गिल साहब,
फिर शहबाज गिल साहब को जी उन्होंने अपना कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन सा तर्जुमान है, क्योंकि नंबर से तो बात आगे की हो चुकी है, तो वो जी एक और वो बन गए। गिल साहब की मतलब एक बात ट्विटर के ऊपर ऐसी बेशर्मी के साथ बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे ये बताएं कि आप इस मुल्क में अपने आप को आप लिखते हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, कहते आप हैं कि आप पता नहीं अमेरिका की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके और पता नहीं किस किस से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके अंदर ह्यूमैनिटी कितनी है यार। मुझे अगर मैं किसी का तर्जुमान भी हूं, लेकिन अगर कोई गलत बात हो रही है, कल लिखा इन्होंने एक ट्वीट की कि आटा 2000 रुपए में 40 किलो आटा मिल रहा है, 238 रुपए का घी मिल रहा है, 100 कुछ का मतलब मुख्तलिफ दालें लिखी कि ये मिल रहा है। मैंने इनको ट्वीट पे जवाब लिखा, मैंने कहा गिल साहब अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो निकल जाते हैं, आप अपने स्टाफ के साथ आ जाए, मैं अपने मतलब एक दो कैमरामैन लेके और माइक लेके, मैं कहा आप साथ होंगे पूछ लेंगे, मतलब आटा दाल की मतलब रेट जो है हमें पता चल जाएंगे। मैंने कहा मैं तो खुद मार्केट जाता हूँ, एक दफा नहीं दिन में डेली में जाता हूँ, मतलब एक दफा दो दफा, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि सारी मतलब नॉर्मल आटे का भी पता है, चक्की वाले आटे का भी, देसी आटा जिसको हम कहते हैं उसका भी पता है, मुझे ए ग्रेड क्वालिटी का जो घी ऑयल है उसका भी पता है, जो बी ग्रेड है उसका भी पता है, मुझे चावल किस तरह मिल रहे उसका भी पता है, चीनी होलसेल में क्या मिल रही और जो परचून की दुकानें छोटी दुकानें होती उस उधर पर केजी क्या मिल रही मुझे वो भी पता है। आप तो वहां ट्विटर पे बैठ के आपने तो सिर्फ ये करना है कि यार खान साहब कहे कि वाह वाह गिल साहब शाबाश शाबाश, मैं आपको सलूट करता हूं कि देखिए आपने मेरे ऐसे ब्लंडर्स को भी आप डिफेंड कर जाते हैं, आई लव यू। तो ये बातें, ये कहानियां नहीं चलने वाली भाई, प्रैक्टिकल हो जाए, आप जाए बाजार में वहां से रेट्स पता करें। आप वहां पे मतलब इन्होंने इफ्तिखार अहमद साहब को जवाब दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि यार ये बहरान चल रहे हैं, तो ये बजाय इसके कि कह दे कि हाँ भाई साहब ये बहरान चल रहे हैं, हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जी ये जवाब दे रहे हैं कि नहीं जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपको तो पता नहीं। तो जब मैंने इसको कहा तो ये चुप करके भाग गए वहां से। ये इनकी हालत है, इनके एक तर्जुमान की बात बता रहा हूँ। फिर आ जाए जी आपके जो दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी के मिनिस्टर हैं बुखारी साहब। बुखारी साहब भाई जी जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं, लंदन में रहते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान इधर इस्लामाबाद में एफ्टन शेफ्टन में कई घर है उनका, तो मतलब ससुराल और ये सारे लोग उसके जो है पॉलिटिक्स से ताल्लुक है उनका, तो उस वजह से वो जो साहब थे, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पहले मुस्लिम लीग नून के थे और इस्लामाबाद से हमेशा जीतते थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, तो उनके ये दामाद साहब हैं, तो उनकी वजह से फिर वो भी गए उसमें पीटीआई में, शायद इनकी वजह से गए या उनकी वजह से ये गए, जो भी हुआ खैर, तो इनको जी सीट मिली और सीट मिल गई, लेकिन उसके लिए किसी क्रेडिबिलिटी की और किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, ठीक है, आप पार्टी के ऊपर पैसा उड़ा रहे हैं, आप खान साहब पे खर्च कर रहे हैं, तो आपकी वजारत पक्की है, वो आप बेशक कोई भी है, बेशक मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब खेतों में बकरियां चराने वाला बंदा है तो वो भी वजीर बन सकता है, इसकी कोई मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एक एक करके जफर अली शाह का नाम है, मैं भी चेक कर रही थी, जफर अली शाह जी बिल्कुल एडवोकेट है, हाई कोर्ट शायद सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील भी रहे हैं, बल्कि अब भी वकील हैं, तो ये जफर अली शाह साहब के दामाद है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपने बात की जहांगीर तरीन साहब की, जहांगीर तरीन साहब को शुगर माफिया में, क्योंकि उनकी 6 या 7 जो शुगर मिल्स हैं ये उनकी हैं, उनको आपने ना एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में, आपने ईसीएल में उनको डाला ना, आपने कोई छोटी सी बात की कि भाई साहब ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही, किधर आप लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जहाज में बैठे और चुप करके वो लंदन चले गए। लंदन जाके खान साहब ने, असद उमर साहब ने, ये जो इनके एक और हैं हमारे उधर सवात के मुराद सईद साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब ने, ये जितने भी बड़े ना मतलब बड़ी चीखो पुकार करते हैं, ऐसी बमबारी कर रहे होते फ्लोर ऑफ द हाउस की, आप मतलब मैं कहता हूं कि यार कमाल है बस, ठीक है, बातों क्या तक ये बातों के शेयर हैं सारे जितने भी है, काम कुछ किसी से भी नहीं होता एक। जी बिल्कुल, और उसी तरह से मैं कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर भी बस सिर्फ तकरीरें करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं, कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की, पिछली गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा खराब। यानी बार बार ये दावा करते हैं कि जी हमने तो जो है बहुत कर्जा वापस कर दिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कर्जा ये ऑलरेडी ले चुके हैं पाकिस्तान के नाम पे। और उसके बाद कहाँ कहाँ लग रहा है अब इनके, जो आपने खुद कहा
के नंबर से आगे की बात है जो एडवाइजर्स हैं। इसी तरह से आप उनका भी बताइएगा जो उनके रिसेंटली जो एडवाइजर इनके पकड़े गए हैं कोरोना वायरस के कमर्शियल्स या जो एड थे उसकी चोरी में, अजमल वजीर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कुछ अरसा इन्होंने मतलब हमारे जिस इदारे के साथ मेरी एसोसिएशन है तो उसके साथ कुछ अरसा इन्होंने शायद काम भी कुछ किया था, जर्नलिस्ट आते रहते थे तो काम इन्होंने किया है और इन पे एक मतलब ये एलिगेशन लगी है। खुदा बेहतर जानता है, हो सकता है क्योंकि वीडियो टेप ऑडियो टेप उनकी निकली है तो उसके ऊपर तो लाजमी सी बात है एक इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन वो निकाले गए और वो चले गए। हालांकि मैं मेरी जब भी बात उनसे होती थी तो मैं उनको ये कहता था, मैंने कहा ये आप लोग की जो कुर्सी है, बल्कि किसी की भी कुर्सी, किसी की भी कुर्सी वो परमानेंट नहीं होती, इसलिए ऐसे तरीके से रहें कि कल को आपको लोग अच्छे अल्फाज में कम से कम याद करें, ये कहें कि हाँ यार ये एक्सेसिबल था ये आदमी, हम कोई बात करते थे वो गलत चीज को डिफेंड करता। पीटीआई में तो फखर ऐसे ऐसे लोग जीत गए हैं इलेक्शंस, और ऐसे ऐसे लोग जो है वो एडवाइजर्स की सीट पर आ गए हैं कि आप भी मीडिया से आपको मालूम होगा कि हम लोगों को जब कोई गेस्ट नहीं मिलता था तो मेरा प्रोड्यूसर कहता था मैडम इनको तो मिस कॉल भी मारे तो ये आ जाएंगे। तो उनका ये उस कैटेगरी के लोग हैं बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ मिस कॉल मारते थे तो वो जो है ना हमारे टीवी स्टेशन पे आ जाते थे, कहते जी टॉक शो है, उनको कहीं से कहीं पहुंचाया। लेकिन वही बात है कि मेजोरिटी जो है वो सिर्फ ट्विटर पे शेयर है और सिर्फ लोगों को गालियां देने में, जो इन्होंने सो कॉल्ड टाइगर फोर्स बनाई है उस बारे में भी आप बताइएगा। जी फखर, आपका थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आया था तो हम दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप कहते हैं कि इनके जो एडवाइजर्स हैं और जो इनके एटीएम कार्ड्स हैं उन्हीं के साथ ये काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा, और पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले में हम देख रहे हैं कि इनका फेलियर ज्यादा आ रहा है, जबकि ये 5 साल केपीके में पहले भी लगा चुके हैं। बिल्कुल, आपने एक बात की थी जिस वक्त हमारी पहले बात हो रही थी डिस्कनेक्ट होने से पहले, तो आप बात कह रही थी कि बातें करना, तो मैंने कहा कि जिस तरह लीडर बातों पे ही यकीन रखता है काम पे नहीं, तो लाजमी सी बात है उसके वजीर और मुशीर भी उसी तरह के होंगे ना। उनको पता है कि खान साहब भी बात करने पे ही यकीन रखते हैं, सिर्फ बात क्या करें बस इससे गुजारा चला ले, ट्विटर पे एक्टिव हो जाए, सोशल मीडिया पे, मीडिया के एक दो बड़े चैनल पे आप रात को 8 बजे या मतलब 10 बजे बैठ जाए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह आपकी क्या परफॉर्मेंस है। खान साहब ने 2 दफा कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी कि भाई मेरे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी बाकायदा एक हम 6 महीने की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। 6 महीने क्या, साल गुजर गया, किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? किसी एक वजीर का ये मुझे बता दे जिसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिया हो कि हाँ यार इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। वैसे तो परफॉर्मेंस पूरी हुकूमत की 0/0 है, किसके खिलाफ? लेकिन आप कहानियां सुनाएंगे। खान साहब को असल में मसला ये है ना, हुकूमत चलाना और अपोजिशन करना 2 डिफरेंट चीजें हैं। खान साहब जिस वक्त कंटेनर पे चढ़े होते थे उनके पीछे मतलब बैकअप थी जिन लोगों की, ठीक है, वो मतलब अब तो खैर उन जनरल ने खुद ही बात कर ली थी कि भाई हमने इनको बैकअप किया हुआ था, तो वो चीज और होती है। वहां पे आप बड़ी बड़ी मतलब लंबी लंबी छोड़ते हैं, कोई आपको मसला नहीं होता। कभी आप जो है वो मतलब अपने वो फाड़ के और बिल्स की कॉपीज और पता नहीं क्या क्या जो है स्पीकर के ऊपर फेंक देते हैं, और यहाँ पे आके फिर आप रोना रो रहे होते कि पहले दिन मुझे ये तकरीर नहीं करने दी तो फला नहीं करने दी। खान साहब आपका अपना रिकॉर्ड क्या है? आप खुद तो कहते थे कि यार एहतजाज करना लोगों का हक है। आज अगर लोग एहतजाज करते हैं तो मौलाना फजल रहमान के धरने से आपको इतनी तकलीफ क्यों थी? यहां तक आज तो मेरी मतलब बात हुई थी कुछ लोगों से, शायद ये तो मीडिया पे चौधरी शुजात साहब ने भी कही थी, लेकिन मुझे कुछ लोगों से मतलब पॉलिटिकल लोगों ने बताया था कि खान साहब कह रहे थे कि यार इनको इस्लामाबाद आने ही ना दो, मौलाना साहब को इनके ऊपर चढ़ाई कर दो। क्यों भाई? क्या मौलाना फजल रहमान इस मुल्क का मतलब सिटीजन नहीं है? क्या वो यहाँ पे सियासत नहीं करता? वो तो एक, मैं कहता हूँ बड़ा एक रीजनेबल आदमी है। कम से कम वो बंदा, उसका बेटा, उसका भाई, या उसके बहुत सारे जो मैं मतलब बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, कभी किसी को गालम गलोच वो नहीं करते, कभी इस किस्म की लूज टॉक वो लोग नहीं करते। मैं तो कहता हूँ वो लोग मदरसे के पढ़े हुए और आप जो एक्सपर्ट और पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, आपको तमीज नहीं है बात करने की, वो जो मदरसे के पढ़े उनको बात करने की तमीज है। कभी आपने असद महमूद जो है मौलाना फजल रहमान का बेटा है, पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई मुझे एक बात, वो जब खड़ा होता है फ्लोर ऑफ दाउस, यकीन करें आप उसकी स्पीच सुने आरजू, आपको मतलब मजा आएगा उसकी बात बड़ी सॉलिड करता है, बड़ी टू द पॉइंट करता है, लेकिन फजूल बात
बिल्कुल कतन वो बंदा नहीं करता। मैं तो यकीन करें, मैं तो बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि सेकुलर टाइप आदमी होने की वजह से उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि बिलीव मी, मुझे कसम से इनकी पार्टी के लोग बड़े मतलब बेहतर लगे कि यार कम से कम वो बात तो इंसानियत से कर रहे होते, बात करने का कोई तरीका तो है। ये तो नहीं है कि खान साहब खड़े हो जाए जी, ओए बिलावल, यार खुदा के बंदे, बिलावल तुम्हारे बच्चों की उम्र का यार लड़का है, बहुत छोटा है वो पार्लियामेंट में, ठीक है यार, आप उसको इस तरीके से कर। और मैं कहता हूं कि बिलावल की मेच्योरिटी देख के यकीन करो मुझे मतलब ये मैं कहता हूं यंग माशाल्लाह लड़का है, बेनजीर शहीद का बेटा है और जिसे कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का पोता है। मैं कहता हूं मुझे खुशी होती है कि वो शुक्र है कि वो इस जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए, श्री रहमान जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे। क्या कोई इंसानों वाली बात तो कम से कम करते हैं ये लोग, टू द पॉइंट बात करते हैं ये लोग। ख्वाजा आसिफ साहब बात कर लेते हैं, बड़ी मुझे 100 इख्तिलाफ तो उसके नजरिए से ख्वाजा आसिफ की, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी सॉलिड और अच्छी बात करते हैं। इस तरह हमारे पीटीएम के जो हमारे दो मेंबर्स हैं, मोहसिन दावड़ और अली वजीर साहब, वो फ्लोर ऑफ द हाउस अगर खड़े होते हैं, मुझे ये बताएं कि कोई लूज टॉक उन बंदों ने की हो, किसी को गालम गलोच की हो। बेशक ये लोग कहते हैं कि यार ये मुल्क दुश्मन है तो फ्ला है ढिमका है, उसके बावजूद यकीन करो उनके मुंह से वो अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के वो बात करते हैं। ठीक है, गिले उनके हैं, मैं ये नहीं कहता, अभी हुकूमत के मुज़ाकरात की भी उनसे बात हुई है और अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि वो उस मुल्क के शहरी हैं, बलोच हैं, हमारे पश्तून उनको भाई मीडिया में आने की इजाजत नहीं है। हैं। ये ये चीज ये चीज ये चीज हमें खराब करती है जब हम ये कहते हैं कि हम यार उनके मीडिया को बंद कर देंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका को आप कैसे बंद करेंगे, बीबीसी को आप कैसे बंद करेंगे, डीडब्ल्यू को आप कैसे बंद करेंगे, डीवा रेडियो को आप कैसे बंद करेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उसको आप नहीं बंद कर सकते दुनिया में। मतलब सिर्फ क्या पाकिस्तान का मीडिया काम कर रहा होता है, क्या दुनिया में और कोई मीडिया नहीं है? बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स काम करते हैं कि इतनी सी खबर उसमें छपती है तो दुनिया में जिसे कहते हैं जलजला आ जाता है। ये चीज जब तक आप करेंगे कि अगर आप ये कहेंगे कि यार मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना सेनेटर अताउर रहमान साहब तकरीर करेंगे और वो अगर किसी इदारे को कहेंगे या उससे कुछ सवाल करेंगे, कि पार्लियामेंटेरियन वो उसका हक बनता है अगर वो कुछ सवाल उठाता है। अगर एज ए पार्लियामेंट मोहसिन दावड़ या अली वजीर सवाल उठाता है तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, सवाल आप उठा सकते हैं। दूसरी, हाँ मैं कहता हूं मुल्क दुश्मन अनासिर क्या होते हैं और मुल्क दुश्मन किसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि खुदा न खास्ता मैं अपने फ्लैग को मतलब उठा के जमीन पे रगड़ दूं, ये मतलब मुल्क दुश्मनी है। फिर दूसरी बात, मैं अपने मुल्क के खिलाफ अगर बंदूक उठा लूं, ये मुल्क दुश्मनी है। बिल्कुल उसके ऊपर मेरे जितने भी इदारे मेरे मुल्क के मौजूद है, वो बेशक मिलिट्री के हो या सिविलियन हो, लेकिन जो इन चीजों को देखने के लिए मतलब बनाए गए, उनका राइट बनता है, जो मेरी सजा बनती है जिस तरीके से भी है वो बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कहता हूं उसमें कोई दो राय मेरी नहीं है, वो मैं हूं, वो कोई भी है, अगर वो इस तरीके से। लेकिन अगर आप मेरी सोच के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं कि यार फखर यूसुफजई, आरजू काज़ी या दूसरे तीसरे ये बात ना करें, तो ये चीज आपको क्या करती है, ये आपको पीछे की तरफ लेके जाती है, ये आपको आगे की तरफ नहीं कभी नहीं लेके जा सकती। तो ये सारी चीजें खान साहब को इन सारी चीजों के ऊपर अपने मिनिस्टर और अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। खान साहब आपने 2 साल गुजार लिए, आप पता नहीं गिनते, लेकिन हमारे ऊपर गुजरती है, हम गिनते हैं। आपका एक एक मिनट जो है ना हमारे ऊपर भारी गुजर रहा है, हमें पता है एज जिसे कहते हैं ना, एज ए लेमैन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये भी कहते हैं, फिर आगे से खान साहब कहते हैं मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इनके -1 की बात हो ही नहीं रही। ये चाहते हैं कि ये वही बन जाए जो नून लीग और पीपल्स पार्टी बनी थी, कि जैसे शख्सी सियासत है ये इमरान खान के नाम पे ने वोट मिला है, अब चाहे इमरान खान साहब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, लेकिन उनको नहीं हटाया जाएगा, उनको हटाने की बात हो ही नहीं सकती। वो जरूर बिल्कुल अच्छे रहे बिल्कुल होंगे जो काम उन्होंने इंडिविजुअली किए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बनाना हो या आप कहते हैं यूनिवर्सिटी बनानी हो, उस चीज को इमरान खान साहब कर गए थे। लेकिन जहां पे टीम वर्क आ जाता है, जहां पे हुकूमत चलानी है, मुल्क चलाना है, वहां पे इमरान खान साहब बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, बुरी तरह से फेल हुए हैं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी, और उन्हें अगर थोड़ा बहुत भी मुल्क का ख्याल है तो उस ख्याल के लिए उनको थोड़ा सा पीछे हटना होगा, और किसी और को बेशक अपनी पार्टी से लाए, वैसे तो उनकी पार्टी में नजर कोई नहीं आता, लेकिन किसी और को आगे लाए और उसको जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करने दें। क्या कहते हैं आप? ये आपने बिल्कुल सही बात की। -1 -2 -3 में कहता हूं यार कुछ भी कर लें,
मुल्क को कम से कम किसी ट्रैक पे ले आए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को एकदम से आप चुटकी बजाएंगे और मुल्क के हालात सही हो जाएंगे, लेकिन बात वही है ना, मतलब बड़े बड़े हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारी चीजों के एक्सपर्ट्स हैं, जब उनकी मैं मतलब उनको मैं पढ़ता हूं, उनको मैं देखता हूं, कहते भाई मेरे, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आपको टाइम चाहिए, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर मुझे, लेट सपोज मुझे काबुल जाना है, इस्लामाबाद से मुझे काबुल जाना है, बाय रोड में जा रहा हूं और मैंने गाड़ी मोड़ी हुई है लाहौर की तरफ और मैं कहता हूं यार मैंने काबुल जाना है, तो काबुल यार मेरे ईस्ट पे है, वेस्ट पे है और लाहौर मेरे मतलब ईस्ट साइड पे है, तो मैं तो सारी जिंदगी भी चलता रहूं मोटरवे के ऊपर और पता नहीं कहां से गुजरूं, लेकिन मैं काबुल नहीं पहुंच सकता। मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई खान साहब को कोई, हमें कोई डायरेक्शन तो नजर आए ना, कोई चीज तो नजर आया मैं कि यार कोई होप हो। अभी तक जितनी भी चीजें जो हमने बात की, एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें, आपने पेट्रोल के ऊपर 6 रुपए कम किए, फिर प्रेशर में आके आपने 26 रुपए पर लीटर बढ़ाया, और किस तारीख को बढ़ा? 25 जून को। क्यों? आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को खुश करना था। एक महीने के अंदर, इस जुलाई का जो चल रहा है महीना, 350 अरब रुपए आप और मेरी जेब से ये खान साहब की मेहरबानी से जाके उनकी तिजोरियों में जा रहे हैं। मैं कहता हूं मुल्क की खजाने में जाते तो मुझे शायद इतना अफसोस ना होता, लेकिन आप उनके बैंक को बढ़ा रहे, उनकी तिजोरियां बढ़ रहे, उसको भर रहे, उससे मुझे तकलीफ और अफसोस होता है। मुल्क के खजाने में जाता तो शायद कहीं ना कहीं शायद लग जाता, नजर तो अभी कहीं नहीं आता। आपने एक बात की कर्जे लेने की, नवाज शरीफ गवर्नमेंट पर डे 7 अरब रुपए कर्जा ले रही थी। माशाल्लाह से खान साहब अपने रोजाना के हिसाब से 25 बिलियन पाक रुपीस बोरो कर रहे हैं, 25 अरब पर डे ले रहे हैं। दूसरी बात, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में अगर हम कंपैरिजन करें तो यूथियास को यह बात बहुत बुरी लगती है, मुझे ये बताएं कि उस बंदे ने अपनी, हालांकि उसकी हुकूमत को मैं कहता हूं उसको नहीं हुकूमत करने दी गई, उसकी अपनी भी बड़ी नालायकियां होंगी, मैं ये नहीं कहता, वो भी बड़े बाज जगहों पे बड़े फिरौन वाली वो मतलब शुरू कर देते थे, नहीं करना चाहिए था यार। मतलब दरबारियों को आप रखें अपने पास क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन थोड़ा सा उससे निकले भी उस खोल से। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने कम से कम 4 से 6 मोटरवेज बना के दी अपने दौरे हुकूमत में, ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी दी हमें कि यकीन करो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को उस बंदे ने ऑपरेशनल करवाया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 1983 में प्लान था, थोड़ा थोड़ा करके उस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन उस बंदे ने कहा कि यार इसको ऑपरेशनल करके हमने शुरू करवा देना, किसी तरीके से उसने ये काम करके दे दिया। फिर आपकी और इसी मोटरवे तरह सारी, से फकर ये जो मंदिर पे बहुत ढोल पीट रहे हैं, वो भी सुना है कि नवाज शरीफ हुकूमत ने अप्रूव किया था। उसके साथ ये अभी तीसरी बार इनाग्रेशन किया है भाषा डैम का, उसके ऊपर भी ये मेरे ख्याल है बीआरटी के मजदूर जैसे ही वहां से फारिग होंगे उधर काम के लिए लगा दिए जाएंगे। क्योंकि आज तक खान साहब की गवर्नमेंट, चाहे वो पिछले साल की पिछली दफा की सॉरी गवर्नमेंट हो 5 साल की, अभी की उधर केपीके की, कोई प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट बिल्कुल किया, कंप्लीट करने के नजदीक भी नहीं गए हैं। बिल्कुल सही। आपने मंदिर की बात की इस्लामाबाद में, बिल्कुल ये 2017 में ये जो प्लॉट था ये हमारी हिंदू कम्युनिटी को मिला था। अभी बात ये हो रही थी कि शायद गवर्नमेंट इनको 10 करोड़ रुपए देगी और ये उसको उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन खैर जो भी हम मतलब उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं और होपफुली हम इन फ्यूचर भी करेंगे। उस इशू को हम मतलब जिसे कहते साइड लाइन नहीं करेंगे, उसको हम मतलब रेस करते रहेंगे, उसके ऊपर अपनी आवाज उठाते रहेंगे, जहां तक हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे हम लोग और करते रहेंगे। उसके ऊपर तो चलो इन्होंने जिस तरीके से भी जिसका प्रेशर भी ले लिया, क्योंकि हमारी हुकूमत मुसीबत ये है कि वो बिल्कुल लेट जाती है ना किसी भी माफिया के सामने, वो मौलवियों का माफिया हो, वो मतलब पेट्रोलियम का माफिया हो, आटा डीलर का माफिया हो, वो शुगर माफिया हो, कोई भी हो, उसके सामने कहते हैं बस सरकार तो सिटी को, जिस तरह कहते हो वो के इलेक्ट्रिक हो, के इलेक्ट्रिक बिजली नहीं दे रही, लेकिन पर यूनिट उसको 4 रुपए यूनिट इंक्रीज दे दिया हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने। किस खाते में भाई, किस खुशी में आप लोग दे रहे हैं, क्यों? उसकी उसके साथ अगर आपकी डील हुई है, ठीक है, आपका सारा कुछ हुआ, आप उसको मतलब जिसे कहते हैं डिस्काउंटेड रेट पे नेचुरल गैस भी दे रहे हैं, आप उनको और भी फर्नेस ऑयल भी दे रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन रेट आपने बढ़ा दिए। वजह? दूसरी बात, 2 साल हो गए कि बारिश की वजह से, जब बारिश होती है कराची में और वहां पे इलेक्ट्रिक करंट लगता है, लोग
पिछले साल शायद 49 लोगों की जाने गई थी। मुझे कोई एक बंदा बता दे कि इलेक्ट्रिक ने उनको जिसको हम दियत कहें या जो भी हम कहें, हालांकि इंसानी जिंदगी की क्या कीमत हो सकती है, कोई नहीं दे सकता, लेकिन उन 49 लोगों की जो जिंदगी आ गई सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक की नालायकियों की वजह से। के इलेक्ट्रिक डायरेक्टली कंट्रोल में है फेडरल गवर्नमेंट के, क्यों नहीं पूछते ये उनसे? क्या पूछा इन्होंने? बिजली के रेट्स उनको बढ़ा के दे दिए। फिर आपने बात की कि यार बीआरटी तो मैं कहता हूं एक सफेद हाथी है। 3 साल हो गए, 168 अरब रुपए, 168 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट पहुंच चुका है जिस वक्त हम ये बात करें। और शुरू कितने से हुआ था? हमारे एरिस्टोटल साहब उर्फ असद उमर इन साहब ने कहा था कि मैं आपको 8 से 9 अरब में ऐसी मेट्रो बना के दूंगा कि फिर जो बाहर जो यूरोपियन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान से आके ना हमें बुलाई दो, हमें कहीं कि अपने मजदूर और मिस्त्री वगैरह भी दे देना, हम उनसे जो है ना मेट्रोज और पता नहीं क्या क्या बनवाना, हमने उनसे बनवाना। एक इस किस्म का जिसे कहते हैं मिसाली किस्म का प्रोजेक्ट होगा। तो मिसाली प्रोजेक्ट जो है उनके बसों को, अभी आपका ट्रैक बना नहीं, अपनी कमीशन अपने कांचे के लिए आपने उनकी बसें इंपोर्ट कर ली, 64 है या 74 है, उसमें शायद नंबर में मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन ये बसें पिछले 2 सालों से खड़ी हुई हैं। पेशावर से थोड़ा सा बाहर एक इलाका है, उसमें उन बसों की लुकआफ्टर के लिए अलग से लोग रखे गए हैं। लाजमी सी बात है, आपकी अगर गाड़ी खड़ी होगी उसमें हवा भी, टायर भी पंक्चर हो सकता है, उसकी हवा भी कम हो सकती है, उसका इंजन को भी आपने स्टार्ट करना है, उसका ऑयल भी चेंज करना है, बेशक आप ना चलाएं उसको, क्योंकि अगर आप उसको वैसे छोड़ दे तो 2 साल बाद तो खत्म हो जाए, क्योंकि वो मतलब हाइब्रिड बसें, उसमें बैटरीज भी लगी। अच्छा, बैटरीज वैसे ही डेड हो जाती हैं, आप जब उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे बैटरियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। साइकिलें जो इन्होंने थी, साइकिलें तक ये मंगवा के बैठे हुए भाई। पहले जिस चीज पे चलनी है वो तो पहले बनाओ। बसों की आपको बड़ी जल्दी है, साइकिलों की आपको बड़ी जल्दी है। वो शौकत यूसुफजई साहब को मैं कह रहा था, मैं कहा शौकत साहब 1-2 साइकिलें मुझे भिजवा दे इस्लामाबाद में, मुझे साइकिलिंग करनी होती है, जब ट्रैक बन जाएगा मैं आपको वापस भेज दूंगा। तो हंसने लग गए। ये फखर, आपकी बात से मुझे एक आमिर खान की मूवी का सीन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने एक टेलर रखे थे जो उससे पहले जापान में काम करते रहते। तो वो आके उन्हें कहते हैं कि जी जापान में जो है वो हर चीज अलग अलग बना ली जाती है। वो किसी गारमेंट फैक्ट्री की कोई इसमें रखा था। वो कहते हैं वहां पे वो पहले कॉलर बना लेते हैं, फिर आस्तीनें बना लेते हैं, फिर बाकी शर्ट बना के आपस में उनको जोड़ देते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा। आमिर खान कहते हैं सही है। वो कहते हैं अब ऐसा है कि मैंने 1 लाख कॉलर बना लिया है, अब ये है कि कपड़ा भी खत्म, पैसे भी खत्म। तो इनका भी कुछ उसी किस्म का हिसाब किताब लग रहा है कि ये ना बाकी सारी चीजें ले ली, अब बजट भी खत्म और सब कुछ खत्म। तो मुझे पता नहीं क्यों इनकी ये बातें सुन के मुझे इनकी बिल्कुल वो पिक्चर का सीन याद आ गया। खैर आप बात कंप्लीट कीजिए जी। अच्छा, तो हम मतलब इनके कारनामों की बात कर रहे हैं कि यार वो प्रोजेक्ट इनका, और जिस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया है उस कंपनी को माशाल्लाह से अब इस्लामाबाद में 3 और प्रोजेक्ट दिए गए। आपको अगर कन्वेंशन सेंटर के पास जो रावल चौक जिसको कहा जाता है, तो वहां पे एक फ्लाईओवर बन रहा है। माशाल्लाह से उनको बुला के, उनकी मिस्त्रियों को बुला के इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट वो दिए गए, और 2 और प्रोजेक्ट दिए गए, कोई और भी शायद एक फ्लाईओवर और एक और कोई प्रोजेक्ट है, अब मुझे उसमें जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला मुझे याद है कन्वेंशन सेंटर के पास जो फ्लाईओवर बनना है इस्लामाबाद क्लब के एरिया में, तो वो वाला प्रोजेक्ट उस कंपनी को दे दिया। ये नहीं समझ आती कि भाई एक तो वहां वो मतलब उसने जलील करके रखा हुआ है पेशावर की पॉपुलेशन को, और जो पेशावर से बाहर लोग हैं, ये मेरा कजन वहां पे एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो डेली आता जाता है मैदान से। मुझे उस दिन मैंने उससे पूछा, मैं क्या क्या हाल है? कहते भाई मैं ड्यूटी से तंग हो रहा हूँ, न किसी और चीज से तंग हो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मोटरवे से उतरता हूँ और पेशावर की प्रेमिसेस में दाखिल होकर, और हैदराबाद में मेरा ऑफिस है, तो मैं वहां तक जाके जितना जलील होता हूं ना, मैं पूरे रास्ते, हालांकि पेशावर मर्दान के दरमियान तकरीबन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहते मैं उससे तंग नहीं होता, लेकिन वहां पेशावर में, मैं कहा वजह, हालांकि वो भी काफी मतलब प्रो पीटीआई है वो लड़का, तो मुझे कहता है कि यार मेट्रो तो भाई बन नहीं रही। मैंने कहा भाई आपकी पार्टी है, पूछा करे ना कि आप जाते आते मैंने पूछ लिया करें मिस्त्रियों से कि भाईजान कब ये आप लोग अपना जो है ना ये तेजी करेंगे और ट्रैक दे देंगे। तो ये इनकी हालत है। उसके बाद आप इस तरह की कंपनीज को प्रोजेक्ट दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप इतना लेट कर रहे हैं, आरजू 3 साल पहले 2017 19 अक्टूबर 2017 को मुझे याद है, और मुझे शायद उस वक्त मेरे ख्याल मेरी मतलब फोन पे वो हुआ था किस प्रोग्राम में हमने दिया था, जो उस वक्त के सीएम थे, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे परवेज खटक साहब,
तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने इसलिए ये लेट शुरू करवा दिया कि ये तो वैसे हमारे 4 से 6 महीने की मार है, तो हम इसलिए लेट शुरू करवा रहे हैं कि लोग बस टनाटन चीज बने और मतलब लोग सफर शुरू कर देंगे इलेक्शन से पहले। तो मतलब मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार, क्योंकि परवेज खटक साहब खुद एज ए कॉन्ट्रैक्टर, उनकी मतलब पूरी फैमिली ना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है। मैंने कहा हो सकता है यार कॉन्ट्रैक्टर है तो उनको ज्यादा बेहतर पता होगा, मेरे फादर खुद कॉन्ट्रैक्टर रहे। तो मैंने कहा यार शायद ये कोई मतलब इनके पास कोई और अलादीन का चिराग हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट 23 या 27 किलोमीटर, मैंने कहा यार, और इतने आप कंजस्टेड इलाके से गुजार हैं, मैंने कहा यार ये तो कमाल ही हो जाएगा। मैंने कहा ये जो वो स्ट्रीट पंजाब का एक टाइटल हुआ करता था शहबाज शरीफ का, मैं कहा ये तो वैसे ही लगता है कहानियां शहबाज शरीफ साहब सुनाते हैं, असल बंदा तो ये जो हमारे सूबे का सीएम है खैबर पख्तूनख्वा का। तो वो खैर वो तो क्या गए कि उसके बाद मतलब ना तो उसका पता चल रहा है कि यार वो प्रोजेक्ट कहाँ गया। फिर उसके बाद इनका एक और बड़ा जो जिसके ऊपर ये बड़ी मूंचों को ताव देते हैं वो है सवात मोटरवे। जैसे आप इस्लामाबाद से टुवर्ड्स पेशावर जाते हैं, उस इंटरचेंज कर्नल शेर खान साहब के शहीद के नाम से वो इंटरचेंज बना है, तो वो उस इंटरचेंज पे इन्होंने एक बोर्ड लगवाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह किसी टाइम उसकी वीडियो बना के वो हम यूट्यूब पे अपने शेयर करेंगे। उस पे लिखा हुआ है कि पहली सूबाई मोटरवे। मैं यार पहली सूबाई, अव्वल तो वो मोटरवे है नहीं, एक नॉर्मल 2 लेन की मतलब एक्सप्रेस वे जिसको आप कह सकते हो, जिस कंडीशन में इस वक्त तो है, तो यकीन करें मैंने अपने एक फेसबुक के ऊपर उसका एक पूरे राइट अप भी शेयर किया, अगर वो आप पढ़ ले या कभी अल्लाह करे कि आप ट्रेवल कर लें या हमारे जितने जो देखने सुनने वाले हैं अगर वो ट्रेवल कर ले तो मैं ख्याल में फिर वो शायद उस बात का वो यकीन करेंगे। वैसे मतलब हम बैठ के तो वैसे कह रहे होते कि यार हमें वैसे ही लोग जो है वो समझ रहे होते कि पता नहीं हमें मुस्लिम लीग नून से बड़े लिफाफे आते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या अवामी नेशनल पार्टी से बड़े लिफाफे आते हैं। लिफाफे वही किसी से हमें नहीं आते, लेकिन बात वही करनी है जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड है। फिर लास्ट में बादशाह डेम के 3 इनॉग्रेशन हो चुके हैं। एक हमारे एक मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, शौकत अजीज साहब, मेडियन यूएसए, आपको शायद याद होगा वो थे, उन्होंने इफ्तिताह किया 2003 में था या 5 में था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, 5 में था आई थिंक सो, उन्होंने इफ्तिताह किया। फिर हमारे बड़े मतलब कूल प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको कहता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बेचारे के साथ उनके साथ भी इस तरीके से जलील किया गया कि मतलब नहीं हुकूमत करने दी गई, सीधी सी बात है। अब अगर फिर यहाँ पे मैं नाम लूंगा तो फिर वो कहते कि यार आप मतलब मुल्की मफाद के खिलाफ और मुल्की सालिमियत को दाव पे लगाते हो, तो उस बेचारे को नहीं हुकूमत करने की। हिस्ट्री का हिस्सा है, कोई आप इससे मुकर नहीं सकते, बस नाम नहीं आरजू, हिस्ट्री का तो बहुत सारी चीजें हिस्सा है ना। अगर उस चीज पे हम शुरू कर लेंगे तो कल वो हामिदवीर साहब ने बात कहीं और निकल जाती है। उन्होंने लियाकत अली खान साहब ने जब हुसैन सोहरवर्दी को गाली दी, हुसैन सोहरवर्दी के आगे जाके फिर किसी और को, और फिर फातिमा जना, और फातिमा जना को फिर अयूब खान से जो गालियां, तो वो एक प्रोसेस तो अगर हम 1947 से शुरू करेंगे तो 2020 तक तो आपको जो है ना कड़ियां मिलती जाएंगे। वो तो हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ ना, जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप लोग मुल्क की सालिमियत को, कोई गद्दार कहता है, कोई कहता है रॉ के एजेंट है, कोई कहता है हिंदुस्तान से ये करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि यार एक मुल्क कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप बात क्यों नहीं कर सकते, वजह क्या है, मतलब इस पाबंदी की मुझे समझ नहीं आती। तो वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी इफ्तिताह किया, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया, और अब 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस डैम का इफ्तिताह किया। मैं कहता हूँ ठीक है यार, 3 क्या 6 इफ्तिताह उसके हो चुके हूँ। अब अल्लाह करे कि जो चीज शुरू की गई है वो बन जाए। असल 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 सवाल ये है, जो कौम का पैसा जाया होता है या कौम का टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि पहले ही हम बड़े सारे क्राइसिस में है, बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत है, ठीक है, महंगाई हमारे यहाँ बहुत है, और बहुत सारे इतने सारे मसाइल है, यकीन करें कि जिसके ऊपर मतलब ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है और बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत है, और वो भी प्रैक्टिकल वर्क। सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के या फिर अपने एसी कमरों में बैठ के मतलब बातें करना, ये नहीं। मैं हुकूमत की बातें कर रहा हूँ कि भाई कैबिनेट मीटिंग भी आप करें, लेकिन ऑन ग्राउंड भी चीजों को देखें, प्रैक्टिकल हो जाए। मतलब ये छोड़ दें। हालांकि खान साहब को तो मतलब ये बातें करते थे, ये बोलते थे कि भाई मैं तो वो वजीर आजम हूंगा अगर मैं कभी वजीर आजम बना, जब ये नहीं बने थे, कि मैंने यार लोगों से नहीं कुछ कहना, मैंने ये नहीं कहना कि मेरे ऊपर तनकीद कौन कर रहा है, लेकिन आज कोई तनकीद करके देख ले, किस किस्म की गालियां आपको, मुझे और बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या कहूं कि सिर्फ आपको और मुझे पड़ रही होती है। कौन सा बंदा है, आप ट्विटर पे एक जिसे कहते हैं छोटा सा ट्वीट कर लें, फिर उसके बाद इनके मतलब मैं अब क्या कहूं, वो मतलब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कुत्तों की बेहुरमती नहीं करना चाहता, कि लग जाते हैं आपके पीछे, आओ करते रहते हैं। वजह क्या है यार? आपसे अगर सवाल
मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आपने 126 दिन एक धरना दिया, फिर टीएलपी को 10 दिन आपने फैजाबाद में बिठा दिया, क्यों? वजह क्या थी? क्या क्या मतलब मुहर्रिकात थे उसके पीछे? कोई बताता है? नहीं बताता। सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को, उसकी हुकूमत को नहीं चलने देना था। हालांकि उस आदमी ने, अच्छा पीपल्स पार्टी को आपने कहां पे फंसा दीजिए, आपने उस रकानी को कहा कि वो खिलाफ लेटर लिखे, उसके ऊपर आपने 30 सेकंड की सजा दी यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और उस बेचारे को आपने घर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने घर दिया। लेकिन बीच में तो बहुत दफा मैंने सुना था कि इमरान खान साहब के बैकपैक हो गए थे, वो तो पता नहीं किस तरह से वो रुक गए। अभी शायद कोरोना वायरस के उस पे कभी कुछ करके कई बार, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि इनके तो बैकपैक हो गए। बिल्कुल, हमारे अभी भी बड़े जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे बड़ा लर्न करते हैं, उनसे सीखते हैं हम चीजें। अब भी वो बात करें कि शायद दिसंबर तक टाइम दिया गया है कि आप अपना किबला दुरुस्त कर दें, आप अपना, तो भाई दिसंबर तक कितने 4-6 महीने रहते हैं, 5 महीने रहते हैं, तो किबला तो मुझे लगता है कि ये तो मतलब किबले की बजाय ये तो कहीं और तरफ मतलब जाके चले हुए हैं और चलते जा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि किबला इनका दुरुस्त हो, क्योंकि वजह ये है कि जब आपने जिसे कहते हैं ना, मैं पैराशूट का वर्ड बार बार ट्विटर पे और इस पे यूज करता हूं, जब आप पैराशूट के जरिए लोगों को उतारेंगे तो वो लोग, उन लोगों को क्या फिक्र है? अगर मैं कोई कंसल्टेंट हूं किसी कंपनी का, मिसाल के तौर पे मैंने कल को उस कंपनी को, हालांकि मैं कोशिश करूंगा एज ए प्रोफेशनल, मेरा मतलब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको प्रॉपर बल्कि अच्छा काम करके दूं कि कल को मुझे फिर अपनी मतलब एज ए कंसल्टेंट या जो भी है एज एडवाइजर रखें। लेकिन यहाँ पे हिस्सा और है। अब आप ये देखिए ना, फैसल वावडा का देखिए, किस बेशर्मी के साथ वो दोबारा टीवी पे बैठे हो, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, किसी किस्म की शर्म नहीं है। करप्शन केसेस में कितने केसेस उन पे बने हुए हैं सबूत के साथ। फखर दुर्रानी ने दिया है, सब कुछ है, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, अगर अपोजिशन होती तो जरूर एक्शन होता। जूता लेके वो शो में बैठ गए थे, उसमें ARY के शो में, और बिल्कुल उस पर भी उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, उसी तरह चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट के किसी भी लेवल पे कोई इन्हें एहसास है, कोई जिम्मेदारी का एहसास है, किसी किस्म की कोई शर्म है। लास्ट कमेंट फखर आपकी तरफ से। आपने बात की फैसल वावडा की, तो फैसल वावडा को तो भाई क्यों मतलब शर्म आएगी उसको? उसके पास डुअल नेशनलिटी है, ठीक है। फखर दुरानी को ट्विटर पे जिस तरीके से की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता रहा, उमर चीमा को, अहमद नूरानी को, भाई क्यों? अगर मेरे ऊपर कोई बंदा लिखता है, या तो मैं उसको जवाब ना दूं, अगर मैं क्लियर हूं मैं कहूंगा यार जाओ दफा हो जाओ, अपना काम करो, मतलब आई डैम केयर अबाउट, ठीक है। अगर मैं क्लियर हूं, मुझे ट्विटर पे लोग पता नहीं क्या कुछ लिखते रहते हैं, मैं कहता हूं जाओ अपना काम करो, भाई कौन हो तुम, ठीक है, बाढ़ में जाओ। लेकिन वो खुद जब आप चोर होते हैं तो फिर आप वहां पे ना हाइपर वे में कमेंट करते हैं, ठीक है, गालम गलोच करते हैं। गालम गलोच वो बंदा करेगा जब जिसके पास प्रॉपर आर्गुमेंट्स ना हो, जिसके पास कोई प्रॉपर रीजनिंग ना हो, वो बंदा गालम गलोच करेगा। मैं और तुम अभी 1 घंटे से बात करें, हम क्यों गालम गलोच करेंगे? हमने गालम गलोच नहीं करनी, हमने क्रिटिसिज्म करना है, बिल्कुल करना है, वो हमारा काम है। इनकी जो ब्लंडर्स हैं उनको सामने लेके आना हमारा काम है। अगर पिछली हुकूमतों ने भी किया तो हमने उसके साथ भी ये किया, ये करेंगे तो हम इसके साथ भी करेंगे। किसी को खुशी होती है या कोई नाराज होता है तो फैसल वावडा को क्या है भाई, वो भी मेडियन यूएसए और मेडियन यूके वो ब्रांड्स है, उनके सारे स्टेक्स यहाँ पे नहीं है, वो वहां पे है। यहाँ डिफेंस में एक घर उन्होंने कराची में रखा होता है, असेंबली में तो इजाजत ही नहीं है डुअल नेशनल को बैठने की, तो वो कैसे बैठा हुआ? तो यही तो असल कहानी है ना। उसके ऊपर भी इनके ऊपर केस है शायद। ये असल इलेक्शन कमीशन उनको फॉर एवर जो है ना, जब आप 62F के तहत नवाज शरीफ को आपने तहायात पाबंदी लगाई कि आपने झूठ बोला। हालांकि नवाज शरीफ का केस तो अब मेरिट पे अगर उसको देखा जाए तो वो केस खत्म ही हो जाना चाहिए। अब ये अदलिया की मतलब वो है, उनका सवाबदीद है कि वो क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी मौजूद है, बड़ा काबिल जजेस वहां पे बैठे हैं, वो बेहतर जानते हैं। मतलब हम तो कानून के लोग नहीं है, लेकिन जो कानून के जो कानूनदान है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये खत्म होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये बंदा खत्म होना चाहिए। वो लेकिन वो मिनिस्टर बैठा हुआ है, परसों भी इमरान खान साहब के साथ जो है वो वहां पे चल रहा था, बादशाह डैम की साइड पे पहुंचा हुआ था। क्यों? वजह क्या है यार कि आप एक बाकियों के लिए तो आपका कानून और है। शहबाज शरीफ को तो आपने गंदा करना है, बिलावल भुट्टो साहब को आपने गंदा करना है, आसिफ अली जरदारी साहब जो बीमार भी है बेचारे, मतलब एज भी ऐसी हो गई है, उसको तो आपने बड़ा गंदा करना है, बड़ी गालियां देनी। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, हो सकते उनके उन्होंने करप्शन की होगी, मैं ये नहीं कहता, हो सकते नवाज शरीफ के लोग, लेकिन उनके लिए कानून और अपने वजीरों के लिए कानून क्यों अलग अलग है? खुसरो बख्तियार के लिए आपने अलग कानून क्यों रखा हुआ है? जब उसने शुगर स्कैंडल के अंदर वो मुलविस था, आपने उसको उससे अच्छी मिनिस्ट्री करके दे दी।
आमिर कियानी के खिलाफ मेडिसिन का वो आया, फार्मा का वो मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर था, सॉरी, उसके ऊपर आपने कितने केसेस चलाए, कितनी सजाएं हुई उसको। उसके बाद रेलवे तबाह कर दी, आपने उसको बिठा के रखा। और पहले आप कहते थे कि कहीं बाहर के मिसालें देते थे कि किसी यूरोपियन कंट्री में अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो जी मिनिस्टर रिजाइन कर देता। यहाँ आपने बिठा रखा है शेख रशीद को। नहीं, वो तो यार दूसरे पे उंगली उठाना ना बड़ा आसान काम होता है। मैं आपको बहुत इजीली क्रिटिसाइज, एज ए मिनिस्टर तो वो भाई वही वाली बात है, मीडिया में बल्कि हमारे बड़े सारे चैनल पे ये बात होती है कि अपने मिनिस्ट्री के अलावा उनसे कुछ भी 4 घंटे बात करो, वो बात करने को तैयार होते हैं और बात करनी। लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान रेलवे के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसकी किसी बेहतरी के ऊपर बात नहीं करेंगे। 2-3 अल्फाज है उनके पास, जी ML1 को हमने ये कर दिया, ML1 को हमने वो कर दिया। वही शेख रशीद हैं जिनको इमरान खान साहब कहते थे मैं तो चपरासी ना रखूं शेख रशीद जैसे को, और नहीं तो वो बीवी, और उसके बाद अब कुछ बोलने की उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जी फखर लास्ट 1 मिनट। अच्छा बस बिल्कुल सही है। अच्छा वो ये है कि वो चपड़ासी तो नहीं रखना था, चपड़ासी नहीं रखा, लेकिन उसको मिनिस्टर तो रख लिया ना उसने। चपड़ासी का वर्ड यूज किया तो चपड़ासी उसने नहीं रखा, उसने ऐसी मिनिस्ट्री दे दी कि उसका भाई हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। आपने सरवर खान को एविएशन का मिनिस्टर लगा दिया, आपने शेख रशीद को रेलवे का मिनिस्टर लगा दिया, पानी का मिनिस्टर आपने वावड़ा साहब को लगा दिया, जो मतलब कहते हैं पूरे कराची में पानी का मतलब कहीं पे भी पानी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, आपने इस तरह के मिनिस्टर, आपने मुराद सईद साहब को जिसको कहते हैं कि आपने मवासिलात का मिनिस्टर, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दे दी, उसकी परफॉर्मेंस मुझे दिखा दे। अब मुझे नहीं पता, अब मैं अगर वो अल्फाज अब उनकी जो परफॉर्मेंस जो खान साहब को नजर आती है, शायद वो वाली परफॉर्मेंस उनकी पसंदीदगी है, इस वजह से इतनी बड़ी मिनिस्ट्री उनको दी भी है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल जो काम है हमारे सामने वाला, इमरान खान के सामने वाला काम उनका और होगा, हो सकता है वो परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये वाली परफॉर्मेंस जिसके लिए वो मिनिस्टर है, वो परफॉर्मेंस हमें चाहिए, लेकिन वो कहीं पे भी नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फखर कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम एक दोबारा एक शो बनाएंगे जिसमें कि हम मंदिर की बात करेंगे, और जो जो मंदिर यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट के अंडर हैं और लोगों को नहीं मिले जिनके पास होने चाहिए, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और अपने लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह।